तो आज हम बात करेंगे दो रिएक्शंस के बारे में, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरा प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बहुत इजी होती है। तो पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन की सीरीज़ कर ही रहे हैं ना, तो उसमें हम रिएक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन को मैं RXN लिख रहा हूँ। अभी रिएक्शन है बहुत सिंपल सी, ठीक है। इस रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड react with a base and makes salt and water। रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, इसी को हम आगे सही तरीके से पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल देखेंगे 3-4, जिससे मैं और अच्छे से क्लियर हो। तो रिएक्शन में कहने का मतलब क्या है कि एसिड है, एसिड हमेशा क्या करेगा अभी इस रिएक्शन में कि वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ऐसी कंडीशन वाली रिएक्शंस में जब ये दोनों चीज़ें बनती हैं इन दोनों के मेल से, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम एक एक करके एग्जांपल पढ़ना है। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, जो हमेशा यूज़ होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल एसिड, सबसे सिंपल एसिड कौन सा हमारा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको रिएक्ट कराते हैं सबसे कॉमन से बेस के साथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया। अब देखो हमें क्या बोला है कि इसमें ना सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। HCl को हमने NaOH से रिएक्ट कराया। ध्यान से देखना एक बार, ये H और O और ये वाला H मिलके H2O बन जाएंगे। यहाँ पे एक तो हो गया वाटर हमारा पूरा, क्योंकि हमें पता है वाटर बनेगा, सोल्ट और वाटर। अब सोल्ट क्या बनेगा, Na और Cl, हो गए सारे कंप्लीट। यहाँ पे Na के साथ Cl मिल गया, NaCl, ये अब तुम्हें पता है सोल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। ये तो था तुम्हारा बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल कि हमने दो बेसिक से एसिड और बेस लिए, आसान वाले, उनको रिएक्ट कराया, ये बन गया NaCl और H2O। हमें पता था कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक एग्जांपल। अब बात करते हैं इसी को थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हमने बेसिक बेस लिए थे, अब हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर वाले होता है ना, वो वाला एक एसिड लेंगे, उसको एक सिंपल से बेस के साथ, मतलब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट यही आएगा, सोल्ट वाटर बनेगा, पर एग्जाम्पल्स के लिए तुम्हें क्लियर होगा। अब इस बार हम लेने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HNO3। ये है हमारा नाइट्रिक एसिड, और सबको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग एक नॉर्मल से बेस के साथ, जैसे मान लो FeOH3, यानी आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। और ये थोड़ा सिंपल, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट कराने वाले हम इसको, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। हमने क्या किया इस बार, इसको ये मैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं था, ये तो हमारे बेसिक थे, इससे मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ये ध्यान रखना, और वीक बेस लिया है। तब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 को जब हमने इसके साथ रिएक्ट कराया आयरन 3 हाइड्रोक्साइड के साथ, तब क्या होगा, देखो इसमें क्या है, यहाँ पे H और इसका OH, ये मिलके यहाँ पे बना देंगे H2O। हमें पता है वाटर बनेगा, कन्फर्म है, रिएक्शन के हिसाब से वाटर बनेगा। और यहाँ पे क्या, Fe इसके NO3 को ले जाएगा। अगर ये H, ये वाला H इसके OH को लेगा, तो फिर ये FeNO3 को ले जाएगा। यहाँ पे ये बन जाएगा FeNO3 और बाहर भी 3 और यहाँ पे भी 3H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये बैलेंसिंग हम अगले में पढ़ेंगे। इसके बाद अब इन तो रिएक्शंस के बाद हम बैलेंसिंग ही पढ़ेंगे। पर बेसिक क्या है कि इसमें भी हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराया था वीक बेस के साथ, तब भी हमें क्या मिला, एक सोल्ट मिला और वाटर मिला। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इस बार क्या करेंगे, हम लोग एक वीक एसिड लेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस बार हम उल्टा करेंगे। इस बार क्या करेंगे, एसिड ले लेंगे वीक सा और बेस लेंगे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर देखेंगे कि रिएक्शन में क्या चेंज आता है। तो एक वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड। अब देखो तुम्हें पता है कि कार्बोनिक एसिड बहुत वीक होता है, H2CO3, यानी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसको हमने ले लिया, इस बार ये वीक एसिड है, ठीक है।
इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 2 इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे, मैं तुम्हें बाद में क्लियर करता हूँ कि 2 क्यों लगाया मैंने, बैलेंसिंग के लिए बेसिकली, बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे अब। हमने क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक सा हमने एसिड लिया है, तब देखते हैं क्या बनता है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये नॉर्मल यहाँ पे बनेगा हमारा वाटर 2H2, और यहाँ पे क्या है जो K2 है ये CO3 को ले जाएगा यहाँ से, तो K2 CO3 ये भी सोल्ट बन गया नॉर्मल, और ये फिर वाटर बन गया। मतलब क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कैसा भी हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसे ही बनेगा, मतलब चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे वीक ले लो, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फेल हो जाती है। वहाँ पे कब, जब हम लोग ना एसिड, मान लो हम एसिड का क्या करना है, एसिड को वीक ले लिया और बेस को भी अगर हम वीक ले लेते हैं ना, तब वहाँ पे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। रीज़न क्या है कि उनकी आयनाइजेशन नहीं हो, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होती है, यानी कि उतने आयंस नहीं है इनके पास, ये दोनों ही वीक है ना एक तरीके से। तो रीज़न क्या है कि जब एसिड और बेस दोनों वीक होते हैं तब वो नहीं पॉसिबल हो पाते, और रीज़न इसका है कि इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन यानी उतने आयंस नहीं होते, दोनों ही वीक है अपने आप में, इसलिए रीज़न ये है। बाकी सब पॉसिबल है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो भी पॉसिबल है, एसिड वीक हो बेस स्ट्रॉन्ग हो तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर दोनों ही वीक हैं तो पॉसिबल नहीं होती न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, वो क्या होती है। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है बताते हैं, सिंपल सी है वैसे तो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रेसिपिटेशन, पहले इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन को मैं RXN लिख रहा हूँ। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहली बात तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है जैसे कि हम रिएक्शन करते हैं दो ऐसे ऐसे करके, तुम्हें पता है केमिस्ट्री में घोल रहे होते हैं चीज़ों को, तो उस लिक्विड फॉर्म की रिएक्शंस में एक सॉलिड कंपाउंड बन जाए बाद में जाके। सॉलिड का मतलब है जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, यानी जैसे कि हम पानी में पानी मिला रहे हैं, कोई अलग जैसे केमिस्ट्री के केमिकल्स मिला रहे हैं आपस में, और जो हमारा प्रोडक्ट बना, रिजल्ट जो है बाद में वो सॉलिड बन गया, क्रिस्टल्स बन गए। जैसे क्रिस्टल सब फिटकरी, तुमने देखा होगा कि नाई की दुकान पे क्या होता है, फिटकरी वो जो कट लगता था, वो जो प्रेसिपिटेट है वो एक तरीके का, मतलब वो सॉलिड बन जाता है। होता वो क्या, लिक्विड लिक्विड को घोलने से बनता है, लेकिन बाद में कैसा बिल्कुल सॉलिड बन जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है कि यानी केमिकल्स रिएक्शन से हम केमिकल्स को मिला रहे हैं और जो बाद में रिजल्ट आ रहा है ना वो ऐसा बन जा रहा है हमारा कि बिल्कुल सॉलिड, जो पानी के साथ सॉल्युबल नहीं है, फिर नीचे सेटल हो जाता है। तो सिंपल से लिखेंगे हम लोग क्या, कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स makes a product which is not soluble in water, soluble in water यानी वो जो भी बनाया उन्होंने क्या बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो बनाया वो सोल्यूबल नहीं है वाटर में, एंड सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब क्या, बाद में वो जैसे रिएक्शन है ना नॉर्मल, तो मैं समझाऊं कि बाद में ना जैसे इसके अंदर हमने रिएक्शन करा कई देर, ठीक है, बाद में वो ऐसा प्रोडक्ट बना कि पत्थर के टुकड़े जैसे बन गया, फिर बाद में नीचे नीचे बैठ जाएगा वो, तो वो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ये प्रेसिपिटेट्स, इसका मतलब ये होता है कि जिसमें सॉलिड चीज़ें बन जाए, और वो सॉलिड चीज़ें अगर जैसे प्रेसिपिटेट बन रहा है किसी में, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो, रिएक्शन देखो एक तुम, उससे तुम्हें समझ में तो खैर अभी आ ही गया होगा। मतलब लिक्विड लिक्विड मिलकर सॉलिड चीज़ें बनाते हैं, वो सॉलिड्स को प्रेसिपिटेट बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, और प्रेसिपिटेट बन जाए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 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 सोडियम सल्फेट को हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दें, ये क्या हमारा सोडियम सल्फेट, लिख लो इसको सोडियम सल्फेट, इसको हमने रिएक्ट कराया बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ये Na2 और ये Cl2 मिलके यहाँ पे 2NaCl बन जाएंगे, ठीक है। नमक बन गया उस साइड, क्योंकि पता है सोल्ट होता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब ये जो है Ba, ये क्या करेगा, SO4 को ले जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा BaSO4। अब ये ऐसा सब्सटेंस है ना जो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, और नीचे सेटल हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड बन के नीचे सेटल होना, इस एरो का मतलब, और ऊपर के एरो का मतलब है गैस बन के रिएक्शन से बाहर चले आना। ये एरोज में तो मैं समझाऊंगा, अभी काफ़ी कुछ रह रहा है इस चैप्टर में समझाने को, ठीक है। इसमें मेन ये था कि ये ऐसा चीज़ बन गई, मतलब इसके प्रेसिपिटेट बन गए जो सेटल डाउन हो गया, ये बन गया क्या, बेरियम सल्फेट बन गया,
अब देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये क्रिस्टल्स वाला बना, जो छोटे छोटे पत्थर टाइप बना और उसी में नीचे जाके सेटल हो गया। अब तुम बोलोगे कि जो सोल्ट होता है ये भी तो छोटे छोटे क्रिस्टल है, वाइट वाइट। नमक भी तो सॉलिड है ना एक तरीके से, क्योंकि वो भी तो पत्थर के मतलब वैसा नहीं है, लिक्विड पानी की तरह थोड़ी होता है, सॉलिड होता है। अब ये इसलिए नहीं काउंट होता प्रेसिपिटेशन में, क्योंकि ये जो है ना सॉलिड, तुम्हें पता है ये पानी में सोल्यूबल तो होता है, क्योंकि नमक को पानी में घोलते हैं थोड़ी देर में गायब भी तो हो जाता है। लेकिन ये वो होती है चीज़ें जो पानी में इनसोल्यूबल होती है, इसलिए ये जो है ना ये प्रेसिपिटेट है, जो पानी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रेसिपिटेट नहीं है, क्योंकि पानी के साथ घुल जाता है बिल्कुल आपस में। तो ये थी तुम्हारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट्स इट।